Hello and welcome to the Amar Kutub Show, इंडिया का लीडिंग शो फॉर जॉब्स एंड करियर्स। अगर आप अपनी पहली जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब स्विच करना चाह रहे हैं या आप करियर गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। थैंक यू टू ऑल अवर सब्सक्राइबर्स फॉर ट्यूनिंग इन। आप हमसे लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या हमारी वेबसाइट www.amarkutub.com पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। पेश करते हैं आमिर कुतुब, CEO ऑफ द आमिर कुतुब अकेडमी। हेलो एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं हूं आमिर कुतुब और आज इस लाइव सेशन में मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा और साथ में हम बात करेंगे एक टॉपिक की, जो टॉपिक है बेसिकली फाइंडिंग द एंटरप्रेन्योर विद इन यू। अपने अंदर का एंटरप्रेन्योर कैसे खोजें। तो फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। आप लोग अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आप ये वीडियो या ऑडियो लाइव सुन रहे हैं यूट्यूब या फेसबुक पे, तो अभी फौरन जो है अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में डालें। मैं थोड़ी देर में उन कमेंट्स को और उन क्वेश्चंस को जो है आंसर करूंगा। अगर आप ये वीडियो या पॉडकास्ट बाद में सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो भी आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने आपके क्वेश्चंस को जो है वो कवर करने की कोशिश करूंगा। तो जैसे कि मैंने कहा, अपने कमेंट्स जो है वो डालते रहे। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग कमेंट्स भी आ भी रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो मैं बात आज करना चाह रहा हूं वो है एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। बट जब मैं बात करूंगा आज एंटरप्रेन्योरशिप की, तो मेरा जो फोकस होगा वो सिर्फ ये नहीं होगा कि वो लोग जो अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, बट वो लोग भी जो कि अपने करियर में जो है सक्सीड करना चाहते हैं। और जो आज टॉपिक है वो जानबूझ के मैंने रखा है, फाइंड द एंटरप्रेन्योर विद इन यू। अपने अंदर का एंटरप्रेन्योर कैसे खोजें। उसकी वजह यह है कि कई बार ऐसा क्या होता है कि हम लोग जो है वो जनरली एंटरप्रेन्योरशिप को या इन स्किल्स को या मोटिवेशन को बाहर खोजते हैं। हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि शायद मैं ये वीडियो देख लूं तो मुझे मोटिवेशन मिल जाए, शायद ये कोर्स कर लूं तो मुझे एंटरप्रेन्योरशिप आ जाए, या फिर उसके बाद हम लोग किसी चीज का वेट करते रहते हैं। क्योंकि ये होता है कि हर किसी को ख्वाहिश तो होती है कि सक्सीड करे वो लाइफ में। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि, और ये मेरे साथ भी था शुरू में, मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं बहुत कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं बहुत कुछ बड़ा कैसे करूं। मुझे भी था कि साहब मैं भी जो है कभी अपना बिजनेस जो है वो एस्टैब्लिश करूं, ये जो है लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हूं। ये सारे मेरे ड्रीम्स थे, ये सारे मेरे गोल्स थे। ठीक है, मैं लेकिन जब स्कूल में पढ़ रहा था तब मेरे पास ये गोल्स थे, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि कैसे होगा। और फिर उसके बाद एक स्टेज ऐसी आई जहां पे मैं कहने लगा, जब मैं लोगों को देखता तो मैं बोलने लगा कि अरे यार, काश मैं भी जो है ऐसे बाहर पड़ा होता तो जो है मैं भी जो है वो कर लेता, कर पाता। या फिर काश जब मेरे पास पैसा होता तो मैं उस पैसे को लगाकर जो है वो कुछ बिजनेस जो है एस्टैब्लिश कर पाता। या किसी स्किलफुल इंसान को देख के मुझे लगता है काश यार मैं इसकी तरह स्मार्ट या इंटेलिजेंट होता तो जो है वो मैं कर पाता। तो क्या होता है कि पहले तो आपकी वो चाहत होती है, वो चाहत धीरे धीरे इन काश में बदलने लगता है कि काश जो है मैं भी इसकी तरह अच्छा गाता, काश मैं भी इसकी अच्छी तरह अच्छा खेलता, काश मेरे पास भी इसकी तरह आइडियाज आते दिमाग में, काश मेरे पास भी पैसा होता। और हम लोग को लगता है कि ये जितने लोग भी जो कुछ अचीव कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ये चीजें जो हैं वो बैठे बिठाए मिल गई हैं। उनकी सर्कमस्टेंसेस आसपास के ऐसे बन गए थे जिसकी वजह से उनको वो चीजें मिल गई। और मैंने इसी थॉट प्रोसेस में अपना जो है वो 11th और 12th जो है वो निकाला। मेरा बीटेक में एडमिशन हुआ, मुझे बहुत क्लियर नहीं था कि मुझे क्या करना है। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो ऑप्ट करी ऐसे ही, और पूरा फर्स्ट ईयर जो है वो मेरा ऐसे ही निकल गया। आई वाज जस्ट वंडरिंग कि यार मैं बस करना चाहता था, मुझे पता नहीं था मैं क्या करूं। मतलब था, जैसे मुझसे कई लोग पूछते हैं कि साहब कोई बिजनेस बताइए आमिर भाई, कोई अच्छी लाइन बताइए। अब भाई मतलब क्या बिजनेस बताएं, या फिर कि साहब मैं जो है अपना करियर किस चीज में बनाऊं, किस चीज में जो है वो पैसा बहुत है, किस चीज में जो है वो सक्सेस बहुत है। इस तरह के क्वेश्चन जो है हम लोग पूछते हैं। हम लोग बाहर उन चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही मैं भी बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहा था और मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसके साथ साथ क्या हुआ, एक जो टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का ये हुआ कि मेरे कॉलेज में जो है कुछ चीजें जो है वो उस वक्त मौजूद नहीं थी। फॉर एग्जांपल, मेरे कॉलेज की एक मैगजीन नहीं थी, मेरे कॉलेज की कोई उस वक्त वेबसाइट नहीं थी जिसमें जो है रिजल्ट्स वगैरह मेरे सारे जो है वैसी उस पे आया करते थे, पेपर पे लिस्ट पब्लिश हुआ करती थी। तो मेरी कुछ ऐसे सीनियर्स से, कुछ ऐसे लोगों से जो है मुलाकात हुई जिनका सोचने का तरीका ये था कि अरे यार ये चीज नहीं है, क्यों ना हम ये चीज करें। और फिर उसके बाद मेरा जो पूरा
जब मेरी उनसे बात हुई तो मुझे लगा अरे यार ये भी तो एक सोचने का तरीका हो सकता है। मतलब अब तक हमारा सोचने का तरीका क्या है, अरे यार काश हमारे स्कूल में या कॉलेज में कोई मैगजीन होती तो हम भी लिखते, काश हमारे इसमें कोई वेबसाइट होती, हम लोग ये जो है हमारा थॉट प्रोसेस रहता है। जब मैंने सामने वाले से सुना कि ये नहीं है, क्यों ना हम करें, तो वो मेरे लिए बड़ा फैसिनेटिंग था। क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आया था, मेरी जो है पढ़ाई जो है जहां से हुई थी, उसमें ये जब सब सोचने का जो है वो कभी ना मौका मिला, ना कभी जो है उसको उस तरीके से हमें जो है वो सिखाया गया। तो ये चीज मेरे लिए बड़ा फैसिनेटिंग था कि यार ये बड़ा अच्छा सोचने का तरीका है कि ये चीज जो है वो मौजूद नहीं है, क्यों ना इस चीज को हम लोग जो है वो करें। लेकिन अब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, वो जो मेरे सीनियर थे, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थे, एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में थे, उन्होंने कहा हम वेबसाइट बनाते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, वेबसाइट बनाते हैं, लेकिन मुझे तो वेबसाइट का ABCD कुछ नहीं पता। मैं तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी नहीं। खैर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के होने से क्या होता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में किसको वेबसाइट बनानी आती है, इवन फाइनल ईयर तक कौन सा आपको वेबसाइट बनाना वो सिखाई देते हैं। और ये लोग बात कर रहे थे ऐसी वेबसाइट जिसमें जो है वो रिजल्ट्स दिखे भी, एनालिसिस भी हो, आप जो है पता नहीं क्या क्या चार्ट्स बना पाओ, ये सारी चीजें जो है वो सारी चीजें जो है वो कर पाओ। तो मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि वेबसाइट होती क्या है, कोडिंग क्या चीज होती है। मतलब कोडिंग फर्स्ट ईयर में थोड़ी बहुत जो सिखाई थी कि सी पे जो है वो आप बेसिक जो है वो एक लाइन जो होता है ना 1+1 2+2 कर दो, वेबसाइट का नाम ही नहीं सुना था। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग जो है सीखते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है वो सीखने की कोशिश करी। इस तरीके से एक सीनियर थे, उनके साथ वर्क किया मैंने मैगजीन पे। अब भाई मैंने भी इससे पहले कोई मैगजीन नहीं निकाली, अब मैगजीन निकालनी है उसके लिए पैसा चाहिए। तो अब मेरा क्या माइंडसेट था, जैसा बनता चला आ रहा था कि अरे यार काश हमारे पास पैसा होता तो मैगजीन निकालते। स्कूल के पास कॉलेज के पास गए फंडिंग के लिए, कॉलेज ने मना कर दिया। तो अब क्या जनरल अप्रोच ये रहती है ना कि ठीक है कॉलेज ने मना कर दिया तो हम उसको कोसते कि साहब कॉलेज ने मना कर दिया, अब जो है हम नहीं करना। लेकिन जब मैं ऐसे लोगों से मिला तो और उनका अप्रोच ये थी कि ठीक है अगर कॉलेज ने मना कर दिया तो कहाँ से और फंडिंग मिल सकती है। तो आइडिया है कि स्पॉन्सरशिप जो है हम लोग लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने अब स्पॉन्सरशिप मांगने गए जब पहली बार गए तो बड़ी बेइज्जती भगा दी उन्होंने। क्या है तुम लोग जो है आ गए स्पॉन्सरशिप मांगने, क्या है तुम्हारा प्रपोजल क्या है, ठीक है। और ऐसी जो है हम लोग मुंह उठा के चले गए थे, सर जो है हम कॉलेज मैगजीन निकालने स्पॉन्सरशिप दे दीजिए। भाई क्यों देगा बंदा, कैसे देगा। तो फिर उसके बाद हम 3-4 बार रिजेक्शन के बाद एक ने जो है बेचारे ने उसको तरस आया, उसने समझाया कि ऐसे मत आओ, एक प्रेजेंटेशन जो है वो लेके आओ। तो उस वक्त हमने पावर पॉइंट पे काम नहीं किया था। मैं आपको बात बता रहा हूं ये 2007 की। तो ठीक है उस वक्त कंप्यूटर आता था, लेकिन पावर पॉइंट पे आप इतना ज्यादा ऐसा नहीं होता। कॉलेज में प्रेजेंटेशन वगैरह हो रही है तो हमने साहब प्रेजेंटेशन बनाना सीखी, हम प्रेजेंटेशन बना के लेके गए। फिर उसके बाद बिजनेस से इंटरेक्शन हुआ, एक इंटरेक्शन हुआ, दूसरा इंटरेक्शन, तीसरा इंटरेक्शन हुआ, और बहुत रिजेक्शन जो है हम लोगों को मिले। लेकिन हर एक रिजेक्शन के साथ हमने सीखा। और इस प्रोसेस को करते करते मुझे एक बात जो है वो समझ में आई कि ये जो कोई भी चीज अगर आप अचीव करते हो या वो करते हो, कहीं बाहर से नहीं आता। बाहर से आपके हाथ में कोई चाबी थमा के नहीं आता। ऐसा नहीं होता ना कि आप मतलब कितने लोग की लॉटरी लगती है, कोई लॉटरी लग गई कि साहब आप जो है ये विजेता है या आपकी जो है वो चाबी, ऐसा कभी नहीं होता। और हम लोग वेट क्या करते रहते हैं कि हमारे पास कहीं ना कहीं से जो है कोई आके जो है वो दे दे। जॉब में होते हैं तो हम लोग कंप्लेन क्या करेंगे कि साहब हमारी जो है वो अभी जो है वो जॉब चल रही है, बड़ा जो है वो प्रेशर है वर्क का। तो आप क्या वेट कर रहे हो, एक दिन आपका बॉस आएगा और आपसे आके बोलेगा कि साहब मैं आपको सैलरी दूंगा, अब आप 3 महीने जो है अपना जो है वो जो भी आपको करना है वेंचर करिए, जो भी सीखना है वो सीखिए। ऐसा तो नहीं होगा। जब आप कॉलेज में होते हो तो आप बोलते हो अरे कॉलेज का पढ़ाई का लोड बहुत है, असाइनमेंट का लोड बहुत है। तो फिर उसके बाद ऐसा भी नहीं होगा कि आपके कॉलेज वाले आके बोल देंगे नहीं आप कोई बात नहीं पढ़ाई वढ़ाई मत दो, एग्जाम में हम आपको ऐसे ही पास कर देंगे, आप जो है अपना जो है जो भी पैशन वैशन है वो फॉलो करो। फिर उसके बाद जब इंसान के बच्चे हो जाते हैं, शादी हो जाती है, तो फिर ये होता है कि अरे बीवी बच्चे हैं, मुझे जो है वो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, घर में स्टेबिलिटी चाहिए, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो एक बात बताओ यार, जो बाकी लोगों ने जो है किया, आपके आसपास के लोग जो है वो कर रहे हैं और हर तरह के लोग कर रहे हैं, क्या वो कॉलेज नहीं गए, क्या वो उनको जो है पैसा अर्न करने की प्रॉब्लम नहीं थी, या फिर क्या कहते हैं उनकी फैमिली लाइफ नहीं थी, कोई उनकी जो सोशल लाइफ नहीं थी, या फिर क्या सारे के सारे जो अमीर लोग थे उन्हीं लोगों ने जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर्स जो हैं वो एस्टैब्लिश करे, या वही लोग जो है वो आगे सक्सीड करे लाइफ में। फर्क क्या है? फर्क यह है कि हम लोग
ढूंढते हैं कि कहीं बाहर से हमको ये मोटिवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो मिल जाए। एक वीडियो देखें कि साहब ये वीडियो देखिए और जोश आ जाए उससे, फिर दूसरी वीडियो, फिर तीसरी वीडियो, और कई लोग तो हजारों वीडियोस देख डालते हैं। मतलब एक टाइम में मैंने ही बहुत देखी, ये एक वीडियो, दूसरी वीडियो, जोश 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 जोश। फिर उसके बाद जब करने की बारी आती है, और सबसे बड़ा फियर जो होता है वो होता है हमारा कि फियर ऑफ फेलियर जो है वो होता है कि यार पता नहीं मुझे आता भी है, मैं कर रहा हूं सही या नहीं कर रहा हूं। अब इसको कैसे ओवरकम किया जाए? इसको आप सिर्फ एक ही तरीके से ओवरकम कर सकते हो, वो है ट्राई करके। कोई तरीका नहीं है, आप कितना भी जो है एमबीए कर लो एंटरप्रेन्योरशिप में, या फिर जो है आप कोई सी भी पढ़ाई कर लीजिए एंटरप्रेन्योरशिप की, या कहीं पे कितना भी वर्क कर लीजिए, द ओनली वे एंड द मोस्ट एफिशिएंट वे टू लर्न इज बाय ट्राइंग। मतलब बहुत सिंपल सी चीज है। और ये भी लिख के ले लो कि ऐसा नहीं होगा आप पहली बार ट्राई करोगे आप कामयाब हो जाओगे, ठीक है, आप फेल होगे, और वो डेफिनेटली आप जो है वो फेल होगे। बस अब आपको ये देखना है कि वो फेलियर्स आपको मिनिमाइज कैसे करने हैं। उसके लिए जो है वो एक टेस्टिंग और इटरेशन प्रोसेस होता है, वो आपको थोड़ा सा जो है वो समझने की कोशिश करनी है। कैसे आप जब भी जो है किसी एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर में जाएं तो ऐसा ना करें कि आप पूरा का पूरा पैसा जो है वो जायदाद जो है पुरखों की जायदाद सब कुछ गहने वहने जो है लगा दिए उसमें, ऐसा नहीं करें। अब क्या है कि अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप एक बहुत बेसिक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट से जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एक बहुत छोटे स्केल पे स्टार्ट कर सकते हैं, उसको ट्राई कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है फर्दर अगर जो भी उससे आपको लर्निंग्स हो रही है उस हिसाब से उसको ट्वीक कर सकते हैं। इसको स्टार्टअप वर्ल्ड में, एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड में पिवटिंग बोलते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोई सा भी बड़ा सक्सेसफुल वेंचर जो है, आप किसी का भी नाम ले दीजिए, वो बिना पिवट के जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि उबर ने जो पहले दिन बिजनेस मॉडल सोचा था वही आज तक उसका चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। कहीं और से जो है वो इवॉल्व होते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे लेवल पे जो है उसको टेस्ट एंड ट्राई करते रहते हैं, वहां से जो है वो निकल के जो है वो इवॉल्व होते हैं। मैं कुछ कमेंट्स लेता हूं और फिर उसके बाद जो है वापस अपने टॉपिक पे आता हूं। तो हमारे पास कमेंट आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स एंड इंट्राप्रेन्योर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है गैलेंट ऑर्बिट की तरफ से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर। और ये एक्चुअली मेरे टॉपिक से रेलिवेंट है, तो इसलिए मैं टच करता चलूं। होता क्या है कि कई बार जैसे आप अगर जॉब्स में हैं, ठीक है, और आपको जॉब सेफ्टी भी चाहिए, और ऑफ कोर्स आपको जो है वो अर्निंग भी चाहिए, तो अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो आपको अलाउ करती हैं कि आप अपने खुद के वेंचर्स जो है वो एस्टैब्लिश कर सकें उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को समझ में आ गया है कि जो उनके टैलेंटेड लोग हैं वो उन्हें लूज नहीं करना चाहते, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन की आप हो, आप, ठीक है। और अगर आपके दिमाग में कोई अच्छा आइडिया आ रहा है जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजिकल अलायंस है, तो एक ढंग की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेफिनेटली ये करेगी कि वो आपको इनकरेज करेगी कि वो जो छोटा वेंचर है वो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टार्ट करो। इसे बोलते हैं इंट्राप्रेन्योरशिप। सबसे पहले मैंने जो स्टार्टिंग करी थी इंटरप्रेन्योरशिप की, वो अपनी होंडा कंपनी से करी थी। मैं ग्रेटर नोएडा में जो है होंडा कार्स में जो है वो मैं एज अ फ्रेशर जो है वो जॉब स्टार्ट करी थी एज अ प्रोडक्शन मैनेजर। मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, और वहां पे जब मैं गया तो मैंने देखा कि वहां पे इश्यूज क्या थे कि वहां के जो डॉक्यूमेंटेशंस थे वो सारे जो है वो पेपर बेस्ड जो है वो डॉक्यूमेंटेशंस थे, पुराने जो है वो अपडेट नहीं होते थे, खो जाते, बहुत सारी जो इश्यूज और प्रॉब्लम्स आती थी। तो मैं अपने मैनेजर के पास गया कि मैंने कहा कि क्यों ना हम एक डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम जो है इसके लिए इंप्लीमेंट करें। तो मेरे मैनेजर ने बोला कि भाई तेरा काम जो है वो प्रोडक्शन है, लेकिन अगर तू इसको जो है कर सकता है फ्री टाइम में, अपने टाइम में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुझे फ्री नहीं कर सकता। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो तो है ही, और वहां पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, ये समझ लो 9 घंटे को तो आपको लाइन पे वर्क करना है, फिर 2-3 घंटे की आपकी रिपोर्टिंग, मतलब 12 घंटे तो आपकी जॉब में लगते ही लगते थे, वो शिफ्ट वर्क होता था। तो कह रहे यार तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो है ही, इसके बाद अगर तुम्हें करना है तो तुम ट्राई कर सकते हो। लेकिन क्या है, यहीं पे वो वाली बात आती है कि आपका मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक है या इंट्रिंसिक है। आपका मोटिवेशन किसी और की वजह से आ रहा है, आप देख रहे हो कि आपका बॉस आपको शाबाशी दे जब आप उसके पास आइडिया लेके जाओ, या आपका मोटिवेशन अंदर से है। मेरा मोटिवेशन कुछ करने का अंदर से था, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं वो 12 घंटे जो है वो अपनी कंपनी की जॉब करता था, फिर बिना किसी पैसे के, बिना किसी उसके जो है मैं जो है एक्स्ट्रा वर्क किया करता था। मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था कैसे जो है सिस्टम जो है बनाए जाते थे। एक स्क्रिप्ट जो है मैंने कहीं और से उठाई, जो ओपन सोर्स स्क्रिप्ट होती हैं, और उसको लेके जो है वो एक डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाना शुरू किया। रोज 4-4 घंटे एक्स्ट्रा काम किया करता था। 3 महीने तक मैंने किया, तो 12 घंटे जो है वो काम प्लस 4 घंटे एक्स्ट्रा काम,
और फिर उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम पहले मेरे डिपार्टमेंट में लॉन्च हुआ, फिर उसके बाद वो इतना ज्यादा वो हुआ एफिशिएंट निकला कि वो वहां के जो है जनरल मैनेजर ने जो है उसको पूरी होंडा वाइड उसे जो है इम्प्लीमेंट कर दिया, और फिर फर्दर जो है बाकी होंडा के जितने भी फैक्ट्रीज हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड वहां पे जो है वो यूज होने लगा। और फिर उसके बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और एज अ कंसल्टेंट जो है मैं होंडा के लिए जो है वर्क करने लगा, जहाँ पे मैं उस डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया करता था। तो दैट इज अ वे ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जहां पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कोई प्रॉब्लम समझकर ये देख के कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेस हैं, और उस प्रॉब्लम को समझ के, उस चैलेंज को समझ के उसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, और फिर उसके बाद उस सॉल्यूशन को अपने मैनेजमेंट में प्रपोज कर सकते हो। और ये मत समझना कि आपको मैनेजमेंट से जो है शाबाशी मिलेगी पहले टाइम में, ना, ऐसा नहीं होगा। मुझे तो कई लोगों ने जो है वो डिस्करेज भी किया, ऑफिस में पॉलिटिक्स चलती है, ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स चलती है, लेकिन आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, आप कर किसके लिए रहे हो। अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो, आप सामने वाले के लिए कर रहे हो, ठीक है, और आप देख रहे हो कि आपको जो है वो बाहर से जो है कोई प्रोत्साहन मिल जाएगा कि आपके घर वाले जो है बड़े खुश हैं, आपको लगता है मेरे घर वाले जो है वो खुश होंगे कि मैं 12 घंटे ऑफिस में स्पेंड कर रहा हूँ, 4 घंटे ऑफिस में स्पेंड कर रहा हूँ, या अगर मेरी घर वाली होगी तो वो इस बात से खुश होगी? नहीं होगी। कौन खुश होगा? दोस्त खुश होंगे, मैं दोस्तों को टाइम दे रहा था अब नहीं दे रहा हूँ, नहीं, वो खुश नहीं होंगे, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है। मेरा मैनेजर खुश होगा इस चीज से? नहीं होगा खुश। भाई क्यों? किसी और को कोई आपको इसके लिए एनकरेज नहीं करेगा, ठीक है। आप तभी इस चीज को कर सकते हो जब वो एंटरप्रेन्योर आप अपने अंदर ढूंढो, जब वो मोटिवेशन जो है वो आप अपने अंदर ढूंढो, और वो आपके अंदर है। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो इसको करते हैं, जो भी लोग सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, जो भी कुछ अचीव करते हैं, वो कहीं और से आते हैं। मतलब वो तो कुछ स्पेशली लोग होते हैं, उनके सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं, या तो पैसा होता है, या फिर जो है वो नवाब खानदान से होते हैं, या फिर उनके मतलब कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस जो है अलग होते हैं, या ऊपर से जो है उनके पास कोई वही या आती है कि साहब जो है आप जो है स्पेशल इंसान है, आपको जो है ये कुछ करके दिखाना है, बाकी सब जो है वो गधे हैं। ऐसा नहीं है, किसी के पास भी कोई ऊपर से कुछ नहीं आता, किसी के पास कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं आता है। वो जो मोटिवेशन है और कुछ करने की चाहत है वो अंदर से आती है। प्रॉब्लम यह हमें लगता है कि हम कर नहीं सकते, ठीक है। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यह है कि आप एक बार ट्राई करके देखिए, और एक बार नहीं, आप एक बार ट्राई करिए, आप फेल होंगे, आप फिर से ट्राई करिए, आप फिर से फेल होंगे। हम लोग फेल होने से तब क्यों डरते हैं, उसकी भी बात मैं आपको बता देता हूं। क्या है कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे दिमाग में जो है वो घुसा दी गई है। हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे ही कुछ मुल्क ऐसे हैं जहां पे ये जो फेल पास की प्रथा है जो है वो इतनी सिग्निफिकेंट है कि बच्चे को जो है वो नर्सरी से फर्स्ट क्लास से जो है एग्जाम्स जो है वो देने होते हैं, जिसमें वो फेल होता है या पास होता है, या उसका कॉन्सेप्ट जो है उसको जो है वो सिखाया जाता है। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी ओवरऑल लेवल पे, इवन हमारे कॉर्पोरेट लेवल पे जो है ये एक फेल और पास का जो है वो सिस्टम है, जहां पे फेलियर को जो है बहुत बुरी निगाह से देखा जाता है। और यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम शुरू होती है। जैसे हम लोग फेलियर से डरने लगते हैं, हमें लगता है कि हमें जो भी करना है वो सही करना है, अगर हम फेल होंगे तो हमारी बेइज्जती होगी, हमारे जो है वो लोग बुरी नजर से देखेंगे, और देखते भी है, सोसाइटी है वो हर चीज पे जो है वो आपको ताने जो है वो मारती है। और इसी वजह से क्या होता है कि ये डर जो है हमें कुछ भी करने से, ट्राई करने से जो है वो रोकता रहता है। तो इस डर को जो हमें निकालना है, क्योंकि आपका जो फेलियर होता है, मतलब ये बहुत क्लीशे बात है लेकिन बहुत जरूरी बात है। मतलब आप सुनते रहते हो इस बात को, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि इस बात को पूरी तरह से उतार लो। लेकिन आप लाइफ में तभी सक्सेसफुल हो सकते हो जब आप फेलियर्स को एम्ब्रेस करने लगो। एक तो होता है फेलियर्स को झेलना, ठीक है साहब फेलियर हो गया कोई बात नहीं, जो है आगे बढ़, थोड़ा सा दिल पे लिया, मजेदारी तब आती है और आप जो है वो एक सही पाथ पे तब चलने लगते हो कि जब आप वाकई में फेलियर्स को एंजॉय करने लगो और फेलियर से लर्न करने लगो। मतलब आप फेलियर्स को एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस जो है बना लो कि मेरी ये जर्नी है। जैसे अगर आप मुझसे पूछो कि आप ये नया वेंचर स्टार्ट करना जा रहे हैं, ये कैसे होगा, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा जो है एक कॉन्सेप्ट है, मैं इसको लेके जो है बहुत छोटे लेवल पे मार्केट में जाऊंगा, एक सिटी पे या फिर एक एरिया पे जो है वो टेस्ट करूंगा। मुझे पता है कि मैं 10-12 जगह से रिजेक्शन मिलेंगे, फिर उसके बाद जब मैं लॉन्च करूंगा तो इसमें खराबी आएंगी, ठीक है। जब इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी तो मेरे पता चलेगा कि मेरे जो बिजनेस मॉडल में 7-8 एजम्पशंस थे, उनमें से 5-6 जो है वो गलत है। तो क्या होगा, एक तरीके से मुझे पता है कि फेलियर्स मिलेंगे, तो जब फेलियर मिलेंगे क्यों जा रहा हूं मैं, क्योंकि उस कंसेप्ट वो कैसे वर्क करेगा समझने और सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ये फेलियर। जब तक आप उस फेलियर, इस फीडबैक प्रोसेस से जो है वो नहीं गुजरोगे, तब तक आपको सही रास्ता जो है वो कैसे पता चलेगा। मतलब एज सिंपल एज दैट।
ये जो है तरीका है। आपको पता है एक चमगादड़ जो होता है ना, जो बैट होता है, जो वो देख नहीं पाता, या फिर जो सबमरीन्स वगैरह होती हैं, वो कैसे जो है वो अपनी अपनी डायरेक्शंस को जो है वो पता लगाती है। वो क्या करते हैं, बेसिकली एक साउंड जो है वो क्रिएट करते हैं, और वो साउंड क्या करती है, एक उससे जो है सरफेस से जब ये टकराती है वो आपके पास वापस आती है। उससे आपको पता चलता है कि अच्छा मेरे सामने कोई सरफेस है। तो क्या करते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप में भी, कि अपने आइडियाज को ऐसे हम लोग फेंकते हैं, और जब हम आइडियाज को फेंकते हैं और जब जैसे कोई चीज जो है वो टकरा के जो है वापस आती है, उससे पता चल जाता है कि ये चीज जो है वो काम नहीं करेगी, ये चीज काम नहीं करेगी, ये चीज काम नहीं करेगी, ये चीज काम नहीं करेगी। और हम क्या करते रहते हैं कि उन आइडियाज को जब हम ट्राई करते रहते हैं कि क्या ये इस तरीके से काम करेगा, क्या इस तरीके से काम करेगा, क्या ये इस तरीके से काम करेगा, उस फीडबैक को लेते लेते ऑटोमेटिकली जो है हमारे स्किल्स जो है वो डेवलप होते रहते हैं, हमारे बिजनेस मॉडल जो है वो डेवलप होता रहता है। और कोई भी वेंचर स्टैब्लिश करने का यही तरीका है, कोई भी स्किल सीखने का यही तरीका है। अगर आप सोचते हो कि आप एक कोर्स करके जो है कोई स्किल सीख जाओगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कोई भी है, अगर आप कोई डिजाइनिंग स्किल सीख रहे हो, कोडिंग स्किल सीख रहे हो, शायरी आप सीख रहे हो, गाना लिखना सीख रहे हो, कुछ भी, एनीथिंग, क्रिकेट खेलना सीख रहे हो, ये थोड़ी होगा पहली बार में तुम जो है सेंचुरी मार दोगे। पहले तो बोल्ड ही होगे भाई, फिर उसके बाद 5 रन मारोगे, 10 रन मारोगे। मतलब कोई भी स्किल अगर आप सीख रहे हैं, साइकिल चलाना सीख रहे हो तो गिरोगे ही शुरू में, मतलब बिना गिरे जो है साइकिल चलाना सीख जाओगे। तो जब इस छोटी छोटी चीजों में आपने गिर के और फेल होकर जो सीखा है, तो इसमें क्यों फेल होने से डरना है। लेकिन डरते हैं हम लोग, हमें लगता है यार लोग क्या सोचेंगे, ये हो गया तो वो हो गया तो, क्या कहते हैं, हमारी जो स्टेबिलिटी चली गई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चली गई तो क्या होगा। तो भाई अगर आप इतना डरोगे तो फिर उसके बाद ठीक है, अगर आप डर रहे हो तो फिर दुनिया को मत कोसो। मतलब ये मत बोलो कि यार प्रॉब्लम इसमें, काश ये होता, काश वो होता, काश ये होता। इस बात को फिर कबूल करो कि और अब ये भी मत बोलो कि मेरे अंदर ही कैपेबिलिटी नहीं है, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा। कैपेबिलिटी तो आपको ऊपर वाले ने दी है, आपके अंदर है, ठीक है। स्किल्स आप सीख सकते हो, ठीक है। कोई दूसरा बंदा स्पेशल नहीं है, माहौल भी है, आप कर सकते हो, राइट। कमी किस चीज की है, कमी है परसिस्टेंस और डिटर्मिनेशन की। कुछ लोग होते हैं कि ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। एक तो वो लोग होते हैं ट्राई नहीं कर पाते, मतलब पहला कदम ही नहीं रख पाते। कुछ लोग होता है ट्राई करते हैं, अब चलो ट्राई करते हैं, और ट्राई किया, अब फेल हो गए साहब, अरे यार लॉस हो गया, ये हो गया, हमारे लिए है ही नहीं, और फिर वो लोग जो है वो छोड़ देते हैं। मैंने जब अपना पहला वेंचर किया, बिजनेस, फेल, पूरी तरीके से खड़ा निकाल दिया। दूसरा किया, फेल। तीसरा किया, इसको स्टैब्लिश करने में मुझे होता है ना प्रॉफिट ब्रेक इवन, 3 साल लगे। फिर मुझे लगा चलो अब तो हो गया। होता है ना, कहते हैं कि 2 साल 3 साल लगते हैं, मैं खुश मैंने चलो कम से कम ब्रेक इवन हो गया। बिजनेस ग्रो करने लगा वहां से। जब वो ग्रो करने लगा, बहुत तेजी से ग्रो करने लगा, तो मुझे लगा अब तो लाइफ सेट है। यही जो है फेज था। लेकिन क्या हुआ, 2 साल बाद जो है वो ग्रो तो कर गया, लेकिन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है डिक्रीज करने लगी। तो भाई उसमें डेट्स के इशू आने लगे, जो है कैश फ्लो इश्यूज आने लगे, बहुत सारे जो है प्रॉब्लम है, दिमाग पे जो है वो टेंशन बहुत ज्यादा। तो अब क्या करूं मैं, मतलब क्या बिजनेस मेरे लिए था ही नहीं। एक दिमाग में ख्याल आते हैं कि यार शायद बिजनेस मेरे लिए है ही नहीं, क्या फायदा इतनी टेंशन लेके, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन मैंने कहा कि इससे पहले मैं अपने बिजनेस को किल करूं, या फिर उसके बाद मतलब इस चीज को क्विट कर दूं, ये देखूं कि प्रॉब्लम क्या क्या हुई है। तो फिर उसके बाद मैंने अपने आप को एक मतलब जो है थोड़ा सा स्पेस दिया, थोड़ा बिजनेस से थोड़ा दूर हटके देखा, ड्राइंग बोर्ड पे वापस गया, मैंने देखा क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, ठीक है 7-8 प्रॉब्लम हुई है। मैं इन प्रॉब्लम को फिक्स करके देखूं ना पहले, मतलब क्यों कंप्लेन करूं कि बिजनेस बहुत हार्ड है या मेरे बस की नहीं है। अपने ऊपर ब्लेम करना या किसी और पे ब्लेम करना तो सॉल्यूशन नहीं है ना। 8 चीजें हैं, 8 मैट्रिक्स हैं, या मेरे लिए नंबर्स हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब मुझे देखना है कैसे जो है एक एक को जो है मुझे जो है वो रिजॉल्व करना है। दैट्स इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। कि मुझे ये फिक्र नहीं करनी है ये क्या है क्या नहीं है, मुझे बस ये देखना है कि अल्टीमेटली मैं कैसे जो है इन प्रॉब्लम्स को, कैसे इन इश्यूज को जो है वो मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ। जब अपने फेलियर्स को आप दिल पे लेना बंद कर दोगे और उसको एज अ फीडबैक ट्रीट करोगे, देखो 2 तरीके रिस्पॉन्स होते हैं, एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, एक लॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। कभी भी आपको जो फेलियर मिलता है, तो उस फेलियर को जब आप इमोशनली जो है वो देखना बंद कर दोगे और उसको रैशनली जब आप देखोगे, एनालाइज करोगे और उसको समझने की कोशिश करोगे कि ये जो मुझे मिला है ये एक तरीके का फीडबैक है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे, एग्जाम में आप फेल हो गए, ठीक है। जब आप फेल हो गए तो 2 रिस्पॉन्स है, एक तो आप सुसाइड,
सुसाइड नहीं, डिप्रेशन में चले गए, नस काट लिया, कुछ भी नहीं सोचा यार मैं बेकार ही हूँ। कम से कम अपना रिजल्ट कार्ड खोल के देखो कि उसमें से कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें मैं फेल हुआ। अच्छा, अगर फेल हुआ तो क्या क्या जो है वो रीजंस रहे होंगे उसमें, ये आइडेंटिफाई करो। ये नहीं कि बस मैं तो पढ़ने लिखने में हुई नहीं मेरी, ये तो कमजोरी है, ये बेवकूफी बातें होती हैं। जब भी आप ब्लेम कर रहे हो अपनी कैपेबिलिटी को या सामने वाली किसी कंडीशन को, यहाँ पे जो है वो आप मात कर रहे हो। आप देखो कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो क्या क्या इसके जो है वो रूट कॉजेज जो है वो रहे, और फिर उसके बाद आप उस पर जो है एक करके वर्क करना शुरू करो। उससे क्या होता है कि जो आपका फेलियर होता है वो फीडबैक बन जाता है, अब वो आपके लिए इंफॉर्मेशन बन जाता है, और उस इंफॉर्मेशन में जो जो वेरिएबल्स होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, उनको आप ट्वीक करते रहते हो, और वही चीज जो है वो आप इंप्रूव करने लगते हो, वही आपके लिए सक्सेसफुल हो जाती है। तो अब वही है, जैसे क्रिकेटर्स वगैरह हैं या फिर कोई से भी स्पोर्ट्स पीपल हैं, अब जो है अच्छा नहीं खेल पाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, जाके अरे यार मैं तो अच्छा नहीं खेल पा रहा साहब, मतलब अपने आप को ब्लेम करें या सामने वाले को ब्लेम करें, ऐसा नहीं होता है। इनके कोच होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, वो इनके साथ वर्क करते हैं और फिर उसके बाद बताते हैं कि ठीक है अगर आप अच्छा नहीं खेल पा रहे, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, आपकी टेक्निक में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके माइंडसेट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्या 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 इश्यूज हुए, और फिर उनके साथ इश्यूज पे जो है वर्क करके जो है रिजॉल्व करते हैं धीरे 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 करके। वरना अगर मतलब ऐसा कमजोर दिल का इंसान जो है होने लगे तो बस चले, एक बार फॉर्म खराब हुई तो साहब फॉर्म खराब ही होती चली जा रही है, उसके बाद कभी वापस ही नहीं आ पाए। क्यों कह रहे यार मैं तो फेल हो रहा हूँ, और फेलियर, मतलब कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है कि इंसान गया है, पूरी दुनिया देख रही है, और जो बंदा जो है उम्मीदें होती हैं, और बड़े से बड़े प्लेयर होते हैं आउट हो जाते हैं 0 पे 10 पे, मतलब कौन नहीं आउट हुआ यार, कितना बड़े से बड़ा प्लेयर हो जो है वो जब एक्सपेक्टेड होता है उनसे परफॉर्म नहीं कर पाते, होता है, ठीक है। तो इसका क्या रोने चले जाए जो है वो छोड़ दें, क्या करते हैं अगले दिन उठते हैं सुबह सुबह, फिर से प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं क्या इशू हुआ क्या नहीं हुआ, उसको फर्दर जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ आइए हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन जो है वो लेते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइन पे है मोहम्मद दानिश खान, माशाल्लाह सेक्रेटरी साहब, थैंक यू सो मच सर। सुशांत साहा सर, व्हाट अबाउट फेसबुक मार्केट प्लेस? फेसबुक मार्केट प्लेस सर इस वक्त यूएस ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत जो है वो कदर काटा हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि फेसबुक मार्केट प्लेस जिस तरीके से इन लोगों ने निकाला है वो इस तरीके से निकाला है कि ये लोग जो है वो सेलिंग जो है वो यूजर टू यूजर सेलिंग जो है वो एनकरेज करना चाह रहे हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि कभी भी आप मार्केट प्लेसेस की तरफ देखो, और ये इन्फ्लुएंसिंग में भी है, अगर आप जैसे वीडियोस वगैरह बना रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो किसी एक प्लेटफॉर्म पर फोकस होकर जो है अपना पूरा बिजनेस जो है वो एस्टैब्लिश मत करो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अपने आप में कभी भी डूब सकते हैं। सेकेंडली ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं इसमें क्या हो सकता है कि इनकी पॉलिसीज कभी भी चेंज हो सकती है, इनकी एल्गोरिथम्स कभी भी चेंज हो सकती है। अब बेचारे लोगों ने जो है वो टिकटॉक पे इतनी वीडियोस बनाई, कितनी वीडियोस बनाई टिकटॉक पे यार लोगों ने, मतलब फॉलोइंग हो गई, मिलियन फॉलोइंग हो गई। टिकटॉक बैन कर दिया इंडिया में, टिकटॉक बैन कर दिया यूएस में, क्या हुआ उनकी तो सारी मेहनत जो है वो 1 मिनट में खत्म हो गई, राइट। तो जब आप सोच रहे हो किसी मार्केट प्लेस के बारे में तो सोचो ओके मुझे प्रोडक्ट क्या सेल करने हैं, वो प्रोडक्ट कैसे डिफरेंट है जो बाकी जगह मिलते हैं, फिर आप देखो कैसे उन प्रोडक्ट्स को मैं मार्केट प्लेस पे सेल कर सकता हूँ, कैसे मैं अमेजोन पे सेल कर सकता हूँ, कैसे मैं ईबे पे सेल कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी खुद के एक ई कॉमर्स वेबसाइट स्टैब्लिश करके जो सेल कर सकता हूँ। तो हमेशा जो आपकी अप्रोच और स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो मल्टी चैनल होनी चाहिए, rather देन आप फोकस करें किसी भी एक मार्केट प्लेस पे या फिर किसी भी फोकस करें किसी भी सोशल मीडिया पर। अगर आपकी पूरी का पूरा बिजनेस जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आधारित होगा तो जैसे ही वो प्लेटफॉर्म डूबा वो आपका पूरा बिजनेस जो है वो लेके डूबेगा, जो कि बहुत बहुत डेंजरस है। मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करता हूँ, करेंसीज पे इन्वेस्ट करता हूँ, कभी भी अपना पैसा किसी एक शेयर पे नहीं लगाते। ये दुनिया का जो है उसूल है, आप अपना पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हो, मल्टीपल जो है उस पर लगाते हो। इस तरीके से जब आप बिजनेस करते हो आप एक चैनल पे रिलाई नहीं करते हो, आप बहुत सारे मल्टीपल चैनल्स पे रिलाई करते हो। उस अप्रोच के साथ आप करो तो डेफिनेटली फेसबुक मार्केट प्लेस इज डेफिनेटली अ गुड वन। Next is Chana Khan. Thanks to you. Thank you so much. Then we have got Anas Samad. Hello भाई. Hello Anas साहब, क्या हाल है? कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए। मकसूद अहमद, वेरी नाइस एंड इन्फॉर्मेटिव सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आया। नगमा इरफान, नाइस, थैंक यू, उन्होंने ताली बजाई है, थैंक यू सो मच नगमा। शादान सर, बीटेक के बाद एमबीए बेटर रहेगा? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी, दिस क्वेश्चन हर्ट मी बिकॉज मेरे भाई द प्रॉब्लम इज के इस पे मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, आप सर्च करना आमिर कुतुब एमटेक व्हाट टू डू आफ्टर बीटेक, एमटेक और एमबीए,
और इसका जवाब है कुछ भी नहीं। क्योंकि एमबीए एक ऐसा कोर्स है, एमबीए जो कि आप कभी भी, जो ऐसा नहीं होता कि आपने सिर्फ जो है वो मतलब कोई भी ग्रेजुएशन किया उसके बाद सीधे एमबीए कर लिया। एमबीए जो कोर्स बना है वो किस लिए बना था? वो इसलिए बना था कि जो एग्जीक्यूटिव जो हैं वो काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में स्पेशल, और जितने भी ज्यादातर मास्टर्स होते हैं कि इसलिए कि जो लोग इंडस्ट्री में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जब वो एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं एंड नाउ दे आर रेडी टू स्टेप टू अ लाइक सी लेवल और मैनेजमेंट लेवल, तो उस केस में उनको जो है फर्दर एजुकेशन की जरूरत होती है। तो वो क्या करते हैं, अपना जो एक्सपीरियंस होता है उसके साथ वो एमबीए करते हैं। तो एमबीए से उनको बेनिफिट मिलता है कि उस एक्सपीरियंस को वो आगे लेके जाए। लेकिन हमारे यहाँ तो भाई साहब जो है वो ये नई प्रथा हो गई कि आपने सीधे जो है वो बीटेक किया है, कोर्स किया, उसके बाद सीधे आप एमबीए में कूद गए। जब आप एमबीए में कूदे, वहां पे बात हो रही है स्ट्रेटेजी की। मैंने भी एमबीए किया है डीकिन यूनिवर्सिटी के साथ, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस लेने के बाद किया। तो वहां पे बात हो रही है स्ट्रेटेजी की। और मेरे साथ कुछ लोग थे, उनको जो है कुछ आइडिया नहीं होता था, मतलब वो सीधे फ्रेशर आए थे। अब बात हो रही है स्ट्रेटेजी की, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो रही है वहां पे एम्प्लॉय बेनिफिट्स की बात हो रही है, बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो आपका एमबीए जो है वो वेस्ट जाता है। मेरी रिकमेंडेशन यही है, अनलेस कि आप फिर कैट प्रिपरेशन कर रहे हो और आईएम्स वगैरह से कर रहे हो, कि उनका सिस्टम जो है वो डिफरेंट है, कि आप बीटेक के बाद या किसी भी कोर्स के बाद पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल करो। क्योंकि अगेन अपने ही देश ऐसे होते हैं जिसमें हमारे जिंदगी के 16-16, 20-20 साल निकल जाते हैं, हमारे पास रत्ती भर का एक्सपीरियंस नहीं होता है। और जब आप यहाँ पे आते हो ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कहीं पे भी आपको जॉब ही नहीं मिलती है, फिर बोलते हो साहब जो है ये पेट्रोल पंप में जो है जॉब क्यों मिलती है या फिर क्लीनिंग की जॉब क्यों मिलती है। वो इस वजह से मिलती है क्योंकि वो देखते हैं आपकी सीवी, कहते हैं यार ये क्या मतलब सीवी है कि आपको जिंदगी, आप 22 साल के हो गए, आप 24 साल के हो गए, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं है। यहाँ पे बंदा 14 साल से काम करना स्टार्ट करता है, कुछ लोग और यंग में एज में काम करना स्टार्ट करते हैं। जब वो 9th में होते हैं तब वो पार्ट टाइम वर्क करना स्टार्ट करते हैं, 10th के बाद 1 ईयर गैप लेते हैं, उसमें वर्क करते हैं, उस हिसाब से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फील्ड जो है वो फर्दर चुनते हैं, 11th 12th करते हैं, फिर उसके बाद जो है वर्क करते हैं, फिर उसी हिसाब से अपनी ग्रेजुएशन करते हैं। और मास्टर्स तो मैंने नहीं देखा कि बहुत यंग लोग करते हैं, अनलेस कि उनको जो है वो कोर एकेडमिक फील्ड में जाना हो। जनरली जो एमबीए लोग करते हैं, मैं तो देखा यहाँ पे 40 साल की एज में, 45 साल की, 50 साल की एज में, 55 ईयर्स की एज में करते हैं, कुछ लोग 30s में भी करते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता कि सीधे जो है वो बीटेक किया उसके बाद जो है वो सीधे एमबीए करने चला गया, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। Next question is Gallant Orbit. Why Apple Android removed Fortnite? Do you feel entrepreneurs feel fear from entrepreneur? To what extent is acceptable? Well, I think entrepreneurship एक ऐसी चीज है कि लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल दुनिया में प्रॉब्लम्स बहुत सारी, एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, दुनिया में जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं व्हाइल बीइंग प्रॉफिटेबल। उबर ने क्या किया, टैक्सी की जो इश्यूज थे उन्हें सॉल्व किया। एयरबीएनबी ने क्या किया, अकोमोडेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब कोई सी भी जो है एंटरप्रेन्योरल फर्म देख लो या कोई सा भी बिजनेस देख लो, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर रहा है। तो यार अभी तो दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स है मेरे भाई, अभी तो दुनिया में लॉकडाउन की प्रॉब्लम है, करप्शन की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम पड़ी हुई है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में कंपटीशन कैसा, मतलब स्पेस जो है वो बहुत वाइड है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज जो है वो रिजॉल्व करने की। तो आई डोंट थिंक कि इन प्लेटफॉर्म्स को जो है वो इन छोटी छोटी चीजों के लिए जो है वो लड़ना चाहिए या कम्पीट करना चाहिए। ऑफ कोर्स जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी एक मोनोपोली है, बट वही है, अगर हम इनको देखते रहे और बोलते रहे यार ये तो बड़े प्लेयर्स की मोनोपोली है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम क्या करें, तो फिर अगेन जो है हमारा जो फोकस है वो हट जाएगा और हम उस काश वाले मोड में आ जाएंगे। काश जो है दुनिया ऐसी नहीं होती तो हम भी बहुत कुछ कर ले आते। हमें देखना है हम इन सिचुएशन में क्या कर सकते हैं और जो है वो अपना बेस्ट देना है, एज सिंपल एज दैट। और अगर आप करते रहोगे तो यू विल डेफिनेटली सक्सीड। अल फला वे टू सीक फॉर अ मोटिवेशन, यही बात मैं एक्चुअली कर रहा था शुरू में। आप दोबारा से मेरी वीडियो जो है वो रिवाइंड करके देखिएगा। मैं बात बता रहा था कि 2 तरीके के मोटिवेशन होते हैं, एक तो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आसान हिंदी में एक बाहरी मोटिवेशन होता है, एक अंदरूनी मोटिवेशन होता है। तो जो बाहरी मोटिवेशन होता है वो हासिल करना बड़ा आसान होता है। एक वीडियो देख ली मोटिवेट हो गए, किसी बड़े आदमी को जो है वो देख लिया सक्सीड होते मोटिवेट हो गए, क्रिकेट देख लिया मोटिवेट हो गए, फिल्म देख ली मोटिवेट हो गए। वो मोटिवेशन जो है वो पाना बहुत आसान होता है, लेकिन वो फुर बड़ी जल्दी होता है। वीडियो देखी इधर गए फुर,
कुछ लोग होते हैं मोटिवेशन वीडियोस ही देखते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दूसरों में मोटिवेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर आप मेरी बात सुन के मोटिवेट हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये सबसे बेकार किस्म का मोटिवेशन होता है। इस मोटिवेशन से क्या होता है, हमें फील गुड होता है, अंदर सुन के अच्छा लगता है, अरे साहब जया राय ने बोल दिया आप कुछ भी कर सकते हैं, या आसान है, या जो भी है, मतलब आजकल स्पीकर वगैरह है, आसान है, तुम कर सकते हो, ये है, पैशन पैदा करो, ये सब। ये क्या है, बाहरी मोटिवेशन है। और इन बाहरी मोटिवेशन से आपको थोड़ा अच्छा तो लगता है, हाँ मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता। ठीक है, कभी कभी रीइंफोर्स करने के लिए ना, तीली लगाने के लिए, आग जलाने के लिए जरूरी होता है, लेकिन जो एक तरीके से माचिस की तीली की तरह होता है कि इग्नाइट करने के लिए आपको चाहिए होता है। लेकिन जो असली चीज चाहिए होती है वो होता है आपका अंदरूनी मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो कि फ्यूल की तरह होता है। आपने भाई साहब चिंगारी लगा दी और फ्यूल ही नहीं है, ठीक है, लकड़ी ही नहीं है, तो क्या क्या कितना जलेगी? एक माचिस के लिए कितनी, लाइटर है, कितनी देर जलेगा? ठीक है, सिगरेट तो जरूरी है, या फिर फ्यूल तो जरूरी है। तो वो फ्यूल जो होता है ना, वो अंदरूनी होता है, वो होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और जो आपकी जर्नी है वो उस मोटिवेशन को ढूंढने की है। और वो मोटिवेशन कैसे ढूंढना है, वो बहुत सिंपल है। पहली चीज तो ये, जो हमारे दिमागों में भरा हुआ है ना, ये चीज के हम जो है इस काबिल नहीं है, या फिर हमारी सिचुएशन जो है इस काबिल नहीं है, इस चीज को जो है बाहर निकालना है। जब इस चीज को आप बाहर निकाल दोगे तो उससे क्या होगा कि आपको इस चीज का विश्वास आएगा कि मैं कर सकता हूँ। जब आपको इस चीज का विश्वास आएगा मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ, तो फिर उसके बाद मोटिवेशन अपने आप आने लगता है, फिर उसके बाद पैशन अपने आप आने लगता है, हर चीज जो है वो फॉलो कर लेगी। कैसे आने लगता है? जब आपको, अगर मैं ये कह दूं कि मैंने आपको एक ऐसी सुपर पावर दी है कि आप जो है कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, जो चाहे वो कर सकते हो, और उसके बाद मैं पूछूं अब आप क्या करना चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे? सर मैं चाहता हूं कि मैं जो है वो बीटेक मैकेनिकल करके जो है वो एक फैक्ट्री में काम करूं, या फिर मैं कंप्यूटर करके जो है यहाँ कहीं पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करूं। या फिर नहीं करोगे ना, क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सुपर पावर आ गई कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, फिर आपके आइडियाज जो है वहां से क्रिएटिव होने लगेंगे। फिर आप सोचोगे कि मैं ऐसा कुछ कर दूं कि जिससे जो है दुनिया की गरीबी मिट जाए, मैं ऐसा कुछ कर दूं जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मैं ऐसा कुछ कर दूं जिससे ये चीज जो है रिजॉल्व हो जाए, या ऐसा कुछ। तो क्या है, जब आप ये बिलीव कर लोगे, बिलीव कर पाओगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, और वो बिलीव कैसे आएगा? जब इस नोशन को हटा दोगे कि मेरे अंदर कोई कमी है या मेरे हालात के अंदर कोई कमी है। जब इस नोशन को हटा दोगे कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं और जो मैं हूं उसमें जो है डिफरेंस है, उनमें में कोई डिफरेंस नहीं है, कि आपकी कैपेबिलिटीज सेम है, हालात सबके ऐसे ही होते हैं, ठीक है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, किसी को अपनी फैमिली जो है की प्रॉब्लम है, किसी की गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम है, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी के पास सब कुछ है तो मेंटल प्रॉब्लम है, किसी को इमोशनल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हर किसी के पास है, चैलेंजेस हर किसी के पास रहते हैं। जब आपका अपने अंदर का इंट्रिंसिक मोटिवेशन आप ढूंढ लोगे तो जो है वो चीजें अपने आप आपके लिए आसान हो जाएंगी। नगमा क्वेश्चन है, व्हाट अपॉर्चुनिटीज फॉर अ पीएचडी टू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम होम स्टार्टअप? ओके, इसके लिए मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप मेरी एक वीडियो देखें विच इज अबाउट के हाउ टू अर्न मनी एंड गेट जॉब ड्यूरिंग कोविड-19। तो द बेस्ट वे टू, लाइक फॉर पीएचडी पीपल टू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम होम इज टू एक्चुअली स्टार्ट एज अ फ्रीलांस रिसर्चर। ठीक है, अगर आप fiverr.com पे जाओगे, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फाइवर एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, वहां पे आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों ने जो है उसमें बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपनी गिग्स जो है वो डाल रखी हैं। और उन गिग्स में क्या होता है, उन गिग्स में बेसिकली लोग जो है वो डालते हैं कि वो क्या काम कर सकते हैं, और फिर बाकी लोग जो है उनको हायर करते हैं। और बहुत सारी गिग्स ऐसी होती हैं जिसमें साइंटिफिक रिसर्चर्स जो हैं वो लोगों को चाहिए होती हैं, जिसमें पीएचडी के लोग जो हैं वो चाहिए होते हैं, पीएचडी करे हुए लोग चाहिए होते हैं, जिन्हें एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होता है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो है वो बहुत सारी चीजों में जो है वो चाहिए होते हैं। ऐसी दूसरी एक वेबसाइट है upwork.com, आप अपने आप को वहां पे रजिस्टर करें और वहां से वर्क ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपके पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज होगी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको जो है वो ढूंढने की कोशिश करें। डिपेंडिंग आपने किस पे पीएचडी किया है, अगर आपने इवन आर्ट्स में पीएचडी किया है, आपने साइंस में पीएचडी किया है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको फर्दर जरूरत होती है।
तो ये तो हो गया आपके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज से रिलेटेड स्किल। पर जब आप पीएचडी कर रहे होते हो, उस पीएचडी करने के दौरान आपके बहुत सारे स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि आपके रिसर्च स्किल्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं, आपके R&D स्किल्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं, आपके पेपर राइटिंग स्किल डेवलप हो जाते हैं। और अगर आप सिर्फ सर्च करें ना अपवर्क और fiverr.com पे, तो आप देखेंगे इतनी जॉब्स, इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं इन्हीं पर्टिकुलर स्किल्स के लिए। आपको बस जो है वो देखने की और तलाश करने की जो है वो जरूरत है। तो होपफुली जो है जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। नगमा ने बोला है नाइस एक्सप्लेनेशन अबाउट MBA, थैंक यू सो मच। अनस का मैसेज है, भाई आई एम ग्रेजुएटेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर MBA, आई हैव अ फैमिली बिजनेस ऑफ लॉक्स मैन्युफैक्चरिंग, समटाइम्स थिंग्स कम इन माय माइंड, आई विल गो फॉर अ जॉब, आल्सो हैविंग इंटरेस्ट इन फैमिली बिजनेस। देखिए, फैमिली बिजनेस इज अ गुड हेड स्टार्ट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अनस जरूरी नहीं है कि अगर आपकी फैमिली का बिजनेस है तो आपको वो ही फॉलो करना है, और जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए जो है वो बिजनेस ही जो है वो सब कुछ है। होता क्या है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ क्या काम करके जो है जब आप शाम में काम करके आ रहे हो तो आपको सेटिस्फैक्शन जो है वो मिल रहा है, ठीक है, और आपको लगता है कि अगर आपको वो सेटिस्फैक्शन जॉब में मिलेगा तो आप डेफिनेटली जॉब की तरफ जाइए। हम लोग कई बार ना सिर्फ ग्लैमर के चक्कर में कि साहब एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप का जो है जमाना है तो हर कोई स्टार्टअप के पीछे लग गया, वो गलत है। अगर माहौल बन रहा है कि साहब जो है वो जॉब जो है होनी चाहिए, सैलरी होनी चाहिए, होता है क्या, और ये माइंडसेट क्यों होता है, फैमिली बिजनेस से हम लोग आते हैं तो वहां पे बिजनेस, हर कोई बिजनेस कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली इंक्लिनेशन जो होता है बिजनेस की तरफ होता है। ऐसी अगर हमारी फैमिली जो है, फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली है, वो बहुत ज्यादा कोर सर्विस बैकग्राउंड से आती है, जैसे मेरे दादा भी जो है वो सर्विस में थे, वो क्लर्क लेवल पे थे, मेरे फादर इंजीनियर थे, एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वो रिटायर हुए, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ एक जॉब में जो है वो गुजारी और बहुत सिक्योर जॉब में थे, और ऑफ कोर्स वो भी मेरे लिए चाहते थे कि बहुत सिक्योर जॉब में रहूं, तो हमारा ये फैमिली बैकग्राउंड था। लेकिन क्या है कि जो भी आपका फैमिली बैकग्राउंड है, चाहे वो फैमिली बिजनेस या जॉब बिजनेस है, या जो भी माहौल कह रहा है, अगर आप वो फॉलो करोगे तो आप खुश नहीं रह पाओगे, और आप खुश नहीं रह पाओगे, सिर्फ खुश रहने की बात नहीं होती है। लोग कहते हैं अरे पैशन से क्या होता है, अगर आप मेहनत करो तो किसी भी चीज में एक्सीलेंस हासिल कर सकते हो। प्रॉब्लम मेरे भाई ये है कि किसी भी चीज में एक्सेल करने के लिए आपको जिस लेवल की मेहनत और शिद्दत जो है वो करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वो लेवल की शिद्दत और मेहनत करने के लिए जरूरी है कि आपको उसमें मजा आए। अदरवाइज जो है बहुत जल्दी आप वेयर आउट, टेयर आउट हो जाते हो, आप वो लेवल के एफर्ट्स दे ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए जो है मतलब बहुत, अब कई बार मैं मेंशन कर चुका हूँ कि रात में क्लीनिंग कर रहा हूँ, सुबह जो है वो कर रहा हूँ, मतलब 18 घंटे 20 घंटे वर्क कर रहा हूँ, खाना पीना छोड़ रखा है, सोना छोड़ रखा है, बहुत सेक्रीफाइस किए, हर तरीके से सेक्रीफाइस किए, पर्सनल सेक्रीफाइस किए, सोशल सेक्रीफाइस किए, इमोशनल सेक्रीफाइसेस किए, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, लेकिन मैं ये चीज कर पाया, और मैं 3 या 4 साल तक ये चीज कर पाया लगातार विदाउट गेटिंग एनी पॉजिटिव आउटकम। ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्स मिल रहा था, लेकिन मैं कर पाया। वो सिर्फ इस वजह से कर पाया क्योंकि जो मैं काम कर रहा था मुझे उसमें मजा आता था। तो मेरी जो मंजिल थी वो ये नहीं थी कि मैं यहां पहुंच जाऊंगा, जब बिजनेस जब स्टैब्लिश होगा तब मुझे मजा आएगा। मुझे मजा आता था जब मैं ऑफिस जाता था या जहां से भी मैं काम करता था, जब मैं काम कर रहा होता था तब मुझे मजा आता था। तो जो भी काम करने में आपको मजा आता है, चाहे आप क्रिकेट खेलना हो, टीवी देखना हो, वीडियो गेम खेलना हो, जो भी काम करने में आपको मजा आता है तो उसमें आप टाइम लगाते हो, आपको टाइम का पता नहीं चलता, आप उतना ज्यादा टायर्ड फील नहीं करते हो। और मेरा ये हाल है भाई कि अगर मुझे ऐसा काम करवाने को दे दिया जाए जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझसे हो ही नहीं सकता। मैं मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटा कर लूंगा, उसके बाद मैं कर ही नहीं सकता, और मेरी परफॉर्मेंस जो है इतनी बेकार उस चीज में आएगी। बंदा वही है, बात क्या है, काम जो है ऐसा दे दिया जिसमें जो है मेरा इंटरेस्ट नहीं है। सिमिलरली अनस, ये इंट्रोस्पेक्शन आपको अपने अंदर करना है कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो किस चीज में है, ठीक है। आर यू इवन इंटरेस्टेड इन दिस व्लॉग बिजनेस, ठीक है, आप इंटरेस्टेड हो भी या नहीं। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि फैमिली का वो बिजनेस है तो आपको जो है वो परस्यू करना ही है। अगर आप जॉब में इंटरेस्टेड हो आप जॉब करो, ठीक है, और आप उसमें जो है वो एक्सेल करो, उसमें जो है वो आगे बढ़ो। जरूरी नहीं है ना कि जो चीज चलती चली आ रही है उसी को जो है वो आप फॉलो करो। I hope I answered your question, Anas. Next is from Sushant Saha. What about investment in Bitcoin wallet? मुझे बड़ा शौक था शुरू में इन्वेस्टमेंट का, मैंने किया जब स्टूडेंट लाइफ में था तभी भी किया।
तब तो मैं डे ट्रेडिंग करता था। तो डे ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है कि उसमें आप जो है वो दिन के दिन पे जो है पैसा लगाते हो, हाई लेवरेज पे पैसा लगाते हो और निकालते हो। तो अगर आप डिसिप्लिन होके उसे लर्न करके करते हो तो उसमें ऑफ कोर्स आप जो है वो गेन करते हो। कुछ लोग फुल टाइम के तौर पे ये करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बस मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि इसके लिए बहुत इन्फॉर्म्ड होना जरूरी है, क्योंकि 78% आई थिंक डेटा है कि जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा लूज ही करते हैं इसमें। वो इस वजह से लूज करते हैं क्योंकि वो लोग वेल इन्फॉर्म्ड होके जो है इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, अपनी रिस्क स्ट्रेटेजी जो है डेवलप नहीं करते। सोचा कि साहब बिटकॉइन है, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, आज तक ऊपर गया, ऊपर है, पैसे लगा दिए। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे इसके फंडामेंटल सीखने पड़ते हैं, इसके टेक्निकल सीखने पड़ते हैं। अगर आप वो सारी नॉलेज गेन करके फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं कर रहे हो, ऐसी कर रहे हो, तो भाई मत करो। पैसा बचा हुआ है अपने पास रखो, ठीक है। किसी और के कहने पे मत करो, या मत सोचो कि अब साहब ये तो ऊपर जा ही रहा है या नीचे जा रहा है। किसी को नहीं पता होता ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ठीक है। और कोई भी बड़े से बड़ा हेज फंड है, वो 30% जो है वो प्रॉफिट कर पाता है साल में, ठीक है। उसमें बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है। क्या होता है कि इसमें आपको हेजिंग करनी होती है, बहुत सारी अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करना होता है। सिर्फ एक चीज में जो है वो आप पैसा नहीं डालते हो और फिर उसके बाद जो है वहां से अपना पोर्टफोलियो जो है वो मेंटेन और मैनेज करते हो। तो अपनी होप्स जो है ऐसा मत रखो कि मैं पैसा डबल कर लूंगा, ट्रिपल कर लूंगा। सेकेंडली जो है वो वेल इन्फॉर्म्ड एजुकेट होके जो है वो करो, कि बहुत हाई रिस्क जो है ये चीज है। तो मैं हर किसी को वो नहीं करता, इंकरेज नहीं करता। मैं करता हूँ इस चीज को क्योंकि मेरी रिस्क एपेटाइट है। दूसरी बात, मैं वो पैसा लगाता हूँ जो मेरा ऐसा है कि मेरा लूज हो जाए तो मुझे लॉस ना हो, मतलब मुझे अफसोस ना हो। और तीसरी बात ये कि मैं बहुत वेल इन्फॉर्म्ड जो है, मैंने उसमें बहुत मेहनत करी है। मैंने जो अपना MBA किया था उसमें फाइनेंस के सब्जेक्ट थे जिसमें मैंने पढ़ा था, उसके बाद मैंने बाकायदा इसके कोर्सेज करे, पढ़ा है, सीखा है, उसके बाद मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज one more thing, after Lilith's in PhD, best and short term course to get job either in Canada or Ireland. Next career course for a person good in automation, MBA finance, 15 years experience, reputed MC back. Nagma, I'll come back to you. I'll actually answer your question now. तो नगमा पूछ रही है कि आफ्टर IELTS and PhD, best and short term course to get job either in Canada or Ireland. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑलरेडी PhD करे हुए हो, ठीक है। आपको और कोर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्रेज जो है ना कोर्सेज का, वो अपने हिंदुस्तान में है, बाहर कोई कोर्सेज का क्रेज नहीं है। बाहर तो भाई साहब 12th पास को भी जो है वो जॉब मिलती है, ग्रेजुएशन के बाद तो जॉब मिल ही जाती है। बाहर वालों को जो है ये आपके कनाडा, आयरलैंड, इन सब जगह पे आपको जो है मास्टर्स चाहिए, आपको टीचिंग वगैरह में जो है वो चाहिए, लेकिन बाकी जॉब में आपको जो है वो नहीं चाहिए, बाकी जॉब में एक्सपीरियंस चाहिए। तो नगमा, हमको क्या करना है, हमको जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो हासिल करने की कोशिश करनी है। सेकेंडली हमको क्या करना है, कनाडा इमिग्रेशन की वेबसाइट पे हम जाएंगे और देखेंगे परमानेंट रेजिडेंसी पॉइंट्स कैलकुलेटर। और इस तरीके से जहां पे भी आपको जाना है तो आपको जो है वो चेक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप क्या, क्योंकि बहुत सारे PhD के जो लोग होते हैं वो परमानेंट रेसिडेंसी के लिए जो है वो एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप परमानेंट रेसिडेंसी पॉइंट्स कैलकुलेशन करोगे अपना कनाडा के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया का भी होता है ऐसे ही जो है वो आपके कनाडा का भी होता है। तो जब आप पॉइंट्स कैलकुलेशन करोगे, आपका पूरे जो कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम होगा, इसमें जब आपने डिटेल्स डालोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या आप PR के लिए एलिजिबल हो। अगर आप PR के लिए एलिजिबल हो तो आप PR के लिए अप्लाई करो। परमानेंट रेसिडेंसी से क्या होता है कि वहां पे आपको रहने की और वर्क करने के फुल राइट्स मिल जाते हैं। उसके बाद किसी भी कंट्री में जॉब मिलना आसान होती है। सेकेंडली, अगर आप PhD करे हुए हैं तो आप पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन किसी कोर्स की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वो चीज करनी है जो हमारे सिखाई नहीं जाती। हमें ये करना है कि हमें लिंक्डइन पर और वेबसाइट के थ्रू जो है प्रोफेसर्स की कांटेक्ट डिटेल्स जो है वो निकालनी है। उनको हमें कांटेक्ट करना है वाया ईमेल एंड वाया फोन। लेकिन जब उन्हें कांटेक्ट करना है, ये नहीं बोलना सर मैं आपके साथ पोस्ट डॉक करना चाहती हूँ, जो टॉपिक बोलेंगे मैं उस पर कर दूंगी। आपको देखना है कि इस प्रोफेसर ने किस टॉपिक पे जो है रिसर्च कर रखी है, आपने किस पे रिसर्च करी हुई है। फिर उसके बाद आपको उसको कुछ टॉपिक्स प्रपोज करने और बताना है कि देखिए मैंने इस चीज पे रिसर्च करी है, मैं देखा आपका इसमें इंटरेस्ट है, क्यों ना हम मिलके हम इस चीज पे जो है वो रिसर्च करें। ये मेरे 2-3 आइडियाज हैं, बट आई एम हैप्पी टू लिसन टू योर आइडियाज। और इस तरीके से आपको प्रोफेसर्स को जो है वो पिच करना है। और जब
कोई प्रोफेसर जो है वो एग्री हो जाएगा तो दे विल कॉल यू, दे विल पे यू अ नाइस स्टिपेंड एज वेल, आपका वीजा भी वो ऑर्गेनाइज करवाएंगे, सब कुछ आपका जो है वो वहां से हो जाएगा। बट यूनिवर्सिटी को पे अप्लाई करके नहीं होगा, उसके लिए आपको प्रोफेसर को जो है वो कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। Nagma Kaya, please share link for both the websites. Yes, I'll share the link, but one website is actually fiverr.com, fiverr.com, and the second is upwork.com, upwork.com. Good, I'm good with paper writing. Now, again, यार हमारे तो इतना टैलेंट पड़ा हुआ है ना, मैं देख के मुझे इतना दुख होता है भाई, कि इतना टैलेंट है हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स में, ऐसी वेस्ट जाता है। अब तो गिग इकोनॉमी का जमाना है, लोग जो है वो मतलब घर बैठे बैठे जो है ये सारी गिग्स करते हैं, डॉलर्स में जो है वो पैसा कमाते हैं। ठीक है, हमारे पास टैलेंट होता है, हमें पता ही नहीं होता है कैसे यूज करना है। मैं बताऊं, कंटेंट राइटिंग की और पेपर राइटिंग की तो इतनी गिग्स जो है वो अवेलेबल होती हैं, आपको बस एक बार इन पे जाना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है। अगेन इसके साथ भी फंडा वही है, आप क्या होगा, आप बनाओगे अपनी प्रोफाइल, मेहनत करोगे, ट्राई करोगे, और क्या होगा, सक्सेस मिलेगी? नहीं, आप फेल हो गए, मतलब आपको जो है शुरू में कोई वो नहीं मिलेगा। ये प्रिंसिपल है, मतलब ये जिंदगी का उसूल है, ये हर चीज के साथ है। ठीक है, ये हर चीज के साथ गिवन है। तो क्या होगा, जब आप कोशिश करोगे तो आपको शुरू में जो है कोई जॉब्स नहीं आएंगी, कोई आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आप क्या करोगे, थोड़ा कोशिश करते रहोगे, ट्राई करते रहोगे, शुरू में आप पैसे कम चार्ज करोगे, आपको एक मिलेगा क्लाइंट मुश्किल से, फिर मुश्किल से दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा, लेकिन जब आप 2-3 क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे, वो अच्छे अच्छे रिव्यूज आपके लिए छोड़ेंगे, तो फिर उसके बाद जो है आगे लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। फिर उसके बाद आप जो है फर्राटेदार तरीके से आपको नए नए क्लाइंट जो है वो मिलते चले आएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अनस, थैंक्स बाय फॉर योर एडवाइस, यू आर मोस्ट वेलकम। सुशांत सा, हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन स्किल्स पे मैंने एक्चुअली एक पूरी वीडियो जो है वो करी है, अगर आप उसको रेफर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसका है नाम ही बेसिकली है कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरे को तो करके अगर आप सर्च करेंगे तो वो यूट्यूब पे आपको पहली वीडियो मिलेगी, उसका लिंक भी जो है मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। इसमें जो है मैंने बात करी है 7 C's की। 7 C's जो आपके जरूरी होते हैं, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। बहुत क्लियरली मैंने इसमें सारी चीजें जो है वो बताई हैं। अगर आप इस वीडियो को जो है वो रेफर करें, मैंने लिंक जो है वो कमेंट्स में भी जो है वो शेयर कर रहा हूँ, इस वीडियो को आप रेफर करें तो आपको बहुत अच्छा आइडिया जो है वो मिल पाएगा। बस एक चीज मैं बस कर देना चाहता हूँ, कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का मतलब अच्छी अंग्रेजी नहीं होता। कम्युनिकेशन का मकसद ये होता है कि जो आप बात समझा रहे हो वो सामने वाले को समझ में आ जाए। ठीक है, मैं यहाँ बैठ के बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी झाड़ने लगूं, लेकिन जो मैं बात समझा रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आए, तो फिर क्या फायदा ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स का? ठीक है, तो एज लॉन्ग एज आप क्लियर हो, आपका कम्युनिकेशन ससिंक्ट है, आप कॉन्फिडेंटली, कोहेरेंटली जो है वो बातों को समझा पा रहे हो, इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन जो है वो स्किलफुल है। और वो मैंने इस वीडियो में जो है वो प्रॉपरली जो है वो एक्सप्लेन किया है। नगमा का है 338 पॉइंट्स आई हैव, वेरी नाइस, आपने पहले से कैलकुलेट कर लिया है, वेरी गुड। तो फिर उसके बाद अब आपको ये देखना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, और प्रोबेबली गेट इन टच विद एन इमिग्रेशन एजेंट जो आपको फर्दर जो है बता सकता है। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो जैसे मैं बताया, पोस्ट डॉक के लिए जो है वो अप्लाई करें, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, पता है अभी एक AMU का स्टूडेंट है, अपना इंडियन बंदा है, उसे ऑस्ट्रेलिया में वो PhD के करने आया था या करने के बाद आया था, ताबिश अहमद, और क्योंकि उसका सब्जेक्ट और टॉपिक इतना यूनिक था तो उससे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक स्पेशल वीजा जो है वो दिया है, और उसका नाम क्या था, ताबिश अहमद स्पेशल वीजा ऑस्ट्रेलिया। उसका अभी न्यूज में भी जो है वो आया था, मेरा जूनियर ही है। हाँ, अभी मैं आपके साथ फिर से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको मिलेगा ताबिश अहमद करके, अगर आप सर्च करेंगे, इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट हैंडपिक फॉर ऑस्ट्रेलियाज हाईली कॉम्पिटिटिव ग्लोबल टैलेंट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या करा है कि ग्लोबल टैलेंट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम निकाला है, जिसमें ऐसे लोग जिनके स्किल्स बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होते हैं,
इसका लिंक भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। जिनके स्किल्स बहुत ज्यादा जबरदस्त होते हैं उसको गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट वीजा देती है। ऐसे वीजा जो है वो अब हर कंट्री जो है वो देने लगी है। तो आपको देखना है कि आप उन प्रोग्राम्स के लिए जो है वो एलिजिबल हैं, कि उसमें आपको जॉब भी मिलती है, उसमें आपको वीजा भी मिलता है, सब कुछ जो है वो मिलता है। सर टैलेंट की तो जो है मतलब अगर आप, और टैलेंट से क्या मतलब है, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो फिर आपके लिए दुनिया जो है वो कैनवास है, किसी चीज की कमी नहीं है। मतलब किसी ना किसी तरीके से जो है वो आप रास्ता निकाल ही सकते हैं। Namaka Aya, 3 cheers for Tabish. Thank you so much. We are really proud of him. आई होप आप लोगों को जो है कुछ सीखने को मिला आज के सेशन से, और मुझे बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। होपफुली हम लोग फिर मिलेंगे। व्हाट आई ट्राई टू डू इज आई विल बी एक्चुअली लाइव नेक्स्ट वीक सैटरडे अराउंड 8:30 PM आपके इंडियन टाइम के हिसाब से। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अराउंड 1 AM हो रहा होता है रात का। लेकिन आपके लिए तो सर जागना बिल्कुल क्या कहते हैं मंजूर है। और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार देते रहे, यही चाहिए अब लाइफ में, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो सब जो है वो आप लोग की दुआओं से जो है वो मिला हुआ है। बस आप लोग का जो है वो प्यार जो है ऐसे ही मिलता रहे। आपके जो भी क्वेश्चन और कमेंट्स में भेजें, मतलब अगर मेरे बोलने से और मेरे कुछ बताने से किसी एक इंसान की लाइफ भी जो है वो चेंज हो जाए या इन्फ्लुएंस हो जाए, तो मैं सोचूंगा कि मतलब मेरा काम जो है वो सक्सेसफुल हुआ। और इस मैसेज को आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो प्लीज इसको जितना शेयर कर सकते हैं वो करें। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है तो मेरा है वो है आमिर कुतुब, @आमिर कुतुब एक साथ। प्लीज मुझे फॉलो करें, वहां पे जो है मैं कुछ अलग अपडेट्स जो है वो देता हूँ। अगर आपने ऐसी यूट्यूब या फेसबुक में से किसी एक पे मुझे फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पे कर लें, क्योंकि वहां पे मैं अब क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक एकेडमी स्टैब्लिश करी है जिसके थ्रू मैं बहुत सारी फ्री मटेरियल्स और रिसोर्सेज जो है वो डेवलप कर रहा हूँ, तो मैं वहां पे शेयर करता हूँ। इसके अलावा आप amirkutub.com पर भी जा सकते हैं। मैं आपको एक बार अपनी जो है वो स्क्रीन शेयर जो है वो करके बताता हूँ। तो जो मेरी वेबसाइट है ये है amirkutub.com। इस पर आप जाएंगे, यहाँ पे आप एक जो ज्वाइन माई एकेडमी का आपको एक बटन दिखेगा, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में। एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू वाया दिस इज, ये जो आपकी ज्वाइन माई एकेडमी है, जब अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे तो ये हम लोगों ने एक पूरी कम्युनिटी जो है वो बनाई है। और इस कम्युनिटी में हम लोग क्या करते हैं, जो भी जॉब से रिलेटेड इंसाइट्स होती हैं, कोर्सेज से रिलेटेड, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड इंसाइट्स होती हैं, जो है हम रेगुलर बेसिस पे जो है पोस्ट करते रहते हैं। यहाँ पे जो भी लोग मेंबर्स हैं हमारे, उनके क्वेश्चन भी जो है वो मैं पर्सनली जो है वो आंसर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं, इट्स लाइक अ सोशल नेटवर्क, इट्स लाइक अ कम्युनिटी जो हम लोगों ने बनाई है, दैट सोनली फोकस्ड ऑन दिस करियर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आप इसको डेफिनेटली ज्वाइन करें। इस पे आपको दिखेंगी जैसे बहुत सारे नई नई चीजें जो है वो आर्टिकल्स में लिखता रहता हूँ। ये है 5 tips to stay motivated for CSI NET examination, 5 ways to relentlessly pursue your dreams। तो उस पर रोज हम लोग एक आर्टिकल जो है वो पब्लिश करते हैं, जो वीडियोज अपनी शेयर करते रहते हैं। और फिर वहां पे आप फोरम्स भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे जो है वो अपने फर्दर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। और अपने खुद के जो है वो ग्रुप्स और फोरम भी जो है लोगों के साथ बना सकते हैं। जैसे कि आप इमिग्रेशन के लिए देख रहे हैं तो आप अपना इमिग्रेशन का एक फोरम बना लें, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर लें तो उसका फोरम बना लें। इस टाइप से जो है वो अपने ग्रुप्स और फोरम भी बना सकते हैं, और बाकी लोगों से भी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ जो है वो आप जुड़ सकते हैं। तो वेबसाइट का नाम है amirkutub.com, वहां पे जाके आप ज्वाइन माई एकेडमी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आया है, वेयर टू प्रेजेंट बिजनेस प्रपोजल फॉर फंडिंग, जैद साहब का। तो बेसिकली क्या है कि कुछ वेबसाइट्स हैं, पहले जब आपका बिजनेस सबसे पहले आपको एक बिजनेस प्रपोजल बनाना है, बिजनेस प्लान जो है वो बनाना है। इसके बाद कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि angels.co, Gust, उन पे जो है वो कॉन्टैक्ट करें। सेकेंडली मेरी जो अप्रोच रहती है, जो मैं लोगों को गाइड करता हूँ, कि लिंक्डइन जो है वो बहुत अच्छा टूल रहता है। और आप एक चीज दूसरी ये कर सकते हो, आप ऐसे सर्च कर सकते हो कि दिल्ली एंजल्स या मुंबई एंजल्स करके आप सर्च करोगे। इनिशियली आपको एंजल इन्वेस्टमेंट चाहिए था, जैसे मैंने गूगल पे अगर सर्च किया दिल्ली एंजल्स तो पहला ही मुझे मिल के आया कि delhiangels.org। तो ये बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट जो है, ये इन्वेस्टमेंट ग्रुप ही है ना, हाँ। तो ये बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स हैं। तो इस टाइप से आपको जो है वो बहुत सारे जो है वो इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स जो है वो मिल जाएंगे। या आप सिंपली सर्च कर सकते हो, जैसे आपको एंजल इन्वेस्टर्स चाहिए तो एंजल इन्वेस्टर्स इंडिया, आपको जो है वो उसकी जो है पूरी लिस्ट भी जो है वो मिल जाएगी। और ये वेबसाइट है angel.co, जिसमें आपको ज्यादातर लोग मिल जाएंगे। वहां पे अपनी प्रोफाइल जो है वो बनाए
और उस प्रोफाइल के थ्रू आप जो है लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पे लोगों को पिच कर सकते हैं। और सेकेंडली आपका इंडियन एंजल नेटवर्क है, ये तो ऐसी आई थिंक एक छोटा सा जो है वो सिस्टम है, बट angel.co ऐसी चीजें जो इंटरनेशनली हम लोग जो है वो यूज करते हैं, जिसमें स्टार्टअप जॉब्स भी होती हैं, फंड स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स एंजल्स एक दूसरे कनेक्ट भी करते हैं। तो आप लोग एनकरेज करूंगा कि इस पे जाएं और इस पे देखें। आप पूरी लिस्ट है जो भी लोग इंडिया में थे, राजेश ने कितने इन्वेस्टमेंट करें, जय ने कितने इन्वेस्टमेंट करें, ये सारे आपको इन्वेस्टर्स की जो है पूरी जो है इसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो सर आजकल तो सारा काम जो है वो गूगल से ही होता है, मतलब कोई चीज सीखनी है तो गूगल कर लो, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट। कई बार ऐसा होता है मेरे ऑफिस में मेरी टीम अटकती है, बोलती है सर ये कैसे करें, ये तो हमने किया ही नहीं है। तो मैं उनके सामने बोलता हूँ कि करो हाउ टू डू दिस, जो एग्जैक्टली सवाल तुमने मुझसे पूछा है बस गूगल पे डालो और जो पहला लिंक तुम्हें मिले, पहले 3 लिंक जो है वो खोल के देख लो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। और मैं भी ऐसे ही करता हूँ, कोई भी सवाल होता है मैं बस गूगल पे डाल देता हूँ और उसका जवाब जो है मुझे उसके थ्रू जो है वो मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस सेशन में आने के लिए। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे इसी वक्त। नगमा का भाई फाइवर एंड सेकंड वेबसाइट का लिंक शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल डेफिनेटली मैं कर दूंगा नगमा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, फिर मिलेंगे इसी वक्त नेक्स्ट सैटरडे 8:30 PM इंडियन टाइम, 1 AM ऑस्ट्रेलियन टाइम पे। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम आमिर कुतुब। दोस्तों, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस एपिसोड ऑफ द आमिर कुतुब शो। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड अच्छा लगा और आपको अपने करियर के लिए इंसाइट्स मिले। अगर आपके कोई भी सवाल हैं, तो हमसे लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या हमारी वेबसाइट www.amirkutub.com पर कनेक्ट करें। उम्मीद करते हैं आपको जल्द ही अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी मिले। गुड बाय।